हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज फिर से हम बात करेंगे अभी आज के करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स डेली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन बिना किसी देरी के। ओके, पहला क्वेश्चन बनता है आपका। देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ओके, और ये एमसीक्यूज किस पे होंगे, अभी जो अपन ने प्रीवियस क्लास की होगी। इससे क्या होगा, अपने प्रीवियस क्लास की चीज़ें रिवाइज हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट आज की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलो। 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन स्प्रिंटर डेफिन, जो क्या है, सिपर्स, रिटायर्ड फ्रॉम ट्रैक एंड फील्ड। किससे, ट्रैक और फील्ड से उन्होंने रिटायरमेंट ली है। सी इज़ फ्रॉम विच कंट्री, वो कौन सी कंट्री से है। ठीक है, 2 बार विश्व चैंपियन धावक, क्या है, धावक है, रनर थी वो। डेफिन सिपर्स ने ट्रैक एंड फील्ड, ट्रैक और फील्ड से उन्होंने क्या किया है, संन्यास ले लिया है। आपको बताना है ये कौन सी कंट्री से है। ओके, अब देखो कुछ चीज़ें, जब भी तुम्हें कंट्रीज़ का नाम कभी आए ना, तो एक काम करना कि है ना, उसके कैपिटल्स और उसकी करेंसी साथ साथ में उसकी क्या मुद्राएं हैं और क्या उसकी कैपिटल है। ठीक है, राजधानी याद कर लेना, या हाथों हाथ एक बार देख लेना क्या है। ठीक है, तो जापान का अगर मैं बताऊँ तो जापान का कैपिटल क्या है, टोक्यो। ओके, जापान का कैपिटल क्या है, टोक्यो। वहाँ करेंसी क्या चलती है, येन। डेनमार्क का कैपिटल क्या है, कॉप हैगेन। यहाँ क्या चलती है, क्रोन। ओके, यहाँ की करेंसी क्या है, क्रोन। नॉर्वे की बात करूँ तो नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ऑस्लो। यहाँ भी क्या चलती है, क्रोन। ओके, नेक्स्ट है नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम। ओके, एम्स्टर्डम, और यहाँ की करेंसी क्या है, यूरो। एम्स्टर्डम मीन्स नीदरलैंड और फ्रांस पास पास ही है ना। तो फ्रांस में भी क्या चलता है, फ्रांस की कैपिटल क्या हो जाएगी, पेरिस। सबको पता है एफिल टावर कहाँ है, पेरिस के अंदर। और यहाँ भी क्या चलता है, यूरो। ओके, तो ऐसे ही याद रख लेना, जब भी कोई भी कंट्री आए ना, तो कंट्री, उसकी कैपिटल और उसकी करेंसी, ये चीज़ें। तो भी देखो, जैसे हमें अभी 5 याद हो गए, ऐसे ही जब 5 अलग अलग कंट्रीज़ कितने हैं, 100-150 जितनी भी कंट्रीज़ है ना, ऐसे ऐसे अगर आप रिवाइज करते रहोगे, जब भी कंट्री का नाम आएगा तो क्या होगा, करेंसीज, ये भी चीज़ें साथ साथ लर्न हो जाएगी। जैसे कि अगर मान लो कभी आया बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का क्या है, कैपिटल क्या हो जाएगी, ढाका। करेंसी क्या हो जाएगी, टका, है ना। तो ऐसे आप रिपीट करते रहना, रिवाइज करते रहना। ओके, सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो पूछा क्या गया है कि ये जो है कौन, डेफिन सिपर्स। ओके, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा आपका, ये बिलोंग करती है नीदरलैंड से। ओके, आंसर क्या बनेगा, नीदरलैंड से बिलोंग करती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, इस वर्ष भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान। देखो, हर एक चीज़ का सबसे हायर अवार्ड होता है। ठीक है, तो सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है, वो किन्हें दिया गया है। ओके, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किन्हें दिया गया है। कल की क्लास में पढ़ा हमने, किनको, वहीदा रहमान जी को। इनके और भी बहुत सारे फेमस है ना, इन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ दे रखी है। मीन्स बहुत स्टार्टिंग से कागज़ के फूल जैसी मूवी, खामोशी, गाइड, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ करी है इन्होंने, जो इनकी लाइफ की बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवीज़ रही है ना। तो इसलिए इनको मिल रहा है, वहीदा रहमान जी को। और भी अगर बात करें, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है बहुत सारे लोगों को मिल चुका है। कुछ अगर इम्पॉर्टेंट या कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ की बात करूँ, तो उनमें आ जाएंगे आपके अमिताभ बच्चन, ठीक है, बिग बी आ जाएंगे, दिलीप कुमार हो जाएगा। ओके, दिलीप कुमार। और बात करूँ तो शशि कपूर, शशि कपूर। ओके, शशि कपूर जी को मिला है। और किनको मिला है, देवानंद जी को मिला है, देवानंद को मिला है। और बात करूँ तो आशा पारिक को। ओके, बहुत सारे ही लोगों को मिला है, आशा पारिक, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को मिला है। तो इस बार किनको नॉमिनेट किया गया है, मतलब इस बार किनको मिलना है, वहीदा रहमान जी को। और ये पुरस्कार देते कौन है, जो हमारे इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, सूचना और जो प्रसारण मंत्रालय होता है वो डिसाइड करता है। और सूचना प्रसारण मंत्रालय यानी इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है, वो किसके पास है, हमारी अनुराग ठाकुर। ओके, नाम याद रखना, अनुराग ठाकुर। कौन सा मंत्रालय है इनके पास, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। आंसर क्या बनेगा आपका, वहीदा रहमान। ओके,
आंसर क्या है? वहीदा रहमान। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हु हैज़ बीन सिक्योर्ड नॉमिनेशन फॉर द इंटरनेशनल एमी अवार्ड है। एमी अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड होता है, इंटरनेशनल लेवल पे मिलता है। तो अब बात किया जा रहा है 2023 अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों के लिए नामांकन इनमें से कौन कौन है। अगर मैं से बात करूँ, वीरदास है, शेफालिस है, जिम सर्व है, ऑल द अबव ये, ठीक है। तो वीरदास को भी नॉमिनेट किया गया है, शेफाली साहब को भी नॉमिनेट किया गया है और जिम सर्व को भी नॉमिनेट किया गया है। ओके, इन तीनों को नॉमिनेट किया गया है, यानी आपका आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ द अबव। अब बात करूँ तो जिम सर्व, ठीक है, इनको क्यों मिला है, इनको क्यों नॉमिनेट किया गया? मिलता है नहीं मिलता है अवार्ड, एमी अवार्ड, बात की बात है। अभी तक तो इनको नॉमिनेट किया गया है, मिल जाए तो बहुत अच्छा है, हमारे इंडिया में आएगा, है ना। चलो, तो अब बात करते हैं जिम सर्व, इनको क्यों मिला है? रॉकेट बॉयज। ओके, रॉकेट बॉयज एक सीरीज़ है, उसके लिए मिला है। होमी जहांगीर भाभा का रोल किया था उसमें इन्होंने। नेक्स्ट बताऊँ, सैफ अली शाह को क्यों मिला है? दिल्ली क्राइम के लिए। दिल्ली क्राइम का जो सीज़न 2 है नेटफ्लिक्स पे है, दिल्ली क्राइम सीज़न 2, उसके लिए सैफ अली शाह को मिला है। नेक्स्ट अगर वीरदास की बात करूँ तो द वीरदास लैंडिंग एक इनका ओरिजिनल कॉमेडी का शो है, नेटफ्लिक्स पे ही आता है, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स पे है। वीरदास लैंडिंग, आपको पता है ये कॉमेडियन है, पहले कुछ मूवीज़ भी की है इन्होंने, जैसे बदमाश कंपनी, और सैफ अली खान के साथ भी कोई मूवी आई थी, हाँ, लव आजकल, ठीक है। सैफ अली खान वाली जो लव आजकल थी उसमें भी इन्होंने रोल किया है, पर अब ये फ़िलहाल कॉमेडी पे ध्यान दे रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन है और स्टैंड अप कॉमेडियन पे ही इनकी जो ये सीरीज़ है, एक शो बोल सकते हैं, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल पे आता है, वीरदास लैंडिंग। तो इन तीनों को इस काम के लिए नॉमिनेट किया गया है। ओके, अभी अपने नाचो नाचो नाटू नाटू अगर बात करूँ तो नाटू है ना, इसके भी जो ओरिजिनल इसका जो सॉन्ग है, मीन्स हिंदी वर्जन या मलयालम ऐसे नहीं, जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि तेलुगु, उनके लिए इसको ऑस्कर मिला है ना, उसके लिए भी इसको ऑस्कर मिला है। नेक्स्ट अब बात करते हैं लैंडर पेस, ठीक है। जो लैंडर पेस है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई, ओके, ये एशिया के पहले खिलाड़ी हैं जो कि इसके लिए नॉमिनेट हुए हैं। ओके, तो व्यक्ति वह किस राज्य से है, पूछा जा रहा है कि ये कौन से स्टेट्स हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, हमें पता होता है कि ये क्या खेल रहे हैं, ये सब चीज़ें हम ध्यान रखते हैं, पर हम क्या भूल जाते हैं कि वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो याद रखना, लैंडर पेस है, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? वेस्ट बंगाल से। ओके, आंसर क्या बनेगा आपका? सी, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, टू मार्क द डबल एनिवर्सरीज ऑफ, ठीक है, 2 एनिवर्सरीज है, 2 अलग अलग योजनाओं की एनिवर्सरी है। कौन कौन सी? पीएम जन आरोग्य योजना एंड डिजिटल मिशन, प्रधानमंत्री डिजिटल मिशन जो है उसके लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो NHA है यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, उसने क्या डिसाइड किया है? एक आरोग्य मंथन प्रोग्राम होगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ये आरोग्य मंथन प्रोग्राम है ये कहाँ होगा, किस सिटी में होगा, यही क्वेश्चन है, कौन सी सिटी में होगा। अब देखो, ABPMJ और ABDM की दोहरी वर्षगांठ की चिन्हित पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस शहर में आरोग्य मंथन 2023 का आयोजन किया है? आपको स्टेट का नाम बताना है। ओके, सीधा सीधा बात करते हैं, ये कहाँ होगा? ये होगा न्यू दिल्ली में। ओके, न्यू दिल्ली में भी कहाँ? प्रगति मैदान। ओके, न्यू दिल्ली की प्रगति मैदान में रहेगा। आगे, पावर PSU REC, एक ये PSU है, पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। पार्टनर्ड विथ विच बैंक, कौन से बैंक के साथ इसने पार्टनरशिप किया है? फॉर प्रोजेक्ट्स इन लॉजिस्टिक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि कुछ पावर प्लांट्स लगाएगा, लॉजिस्टिक्स पे ध्यान देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स हो गए, कनेक्टिविटी हो गई, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखने के लिए जो एक PSU REC लिमिटेड है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, इसने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप करी है? ठीक है, किस बैंक के साथ डील किया है? पंजाब नेशनल बैंक के साथ। ओके, ये सबसे बहुत ही पुराना बैंक है हमारा, आज़ादी के पहले का बैंक है PNB। ओके, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ये बात करूँ तो ये क्या है? थीम है किसका? टूरिज्म डे का।
ओके इस बार जो टूरिज्म डे रहा था उसका थीम है, ये क्वेश्चन है आपका। इन दिस थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, कौन सी तारीख को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। ओके मैंने क्या कहा, अभी हम पहले डिस्कस करेंगे वो वाले क्वेश्चंस, वो MCQs जो हमने जिस पे हमने डिटेल डिस्कशन किया था कल के लेक्चर में, है ना। तो उसी को रिवाइज कर रहे हैं हम आज एक MCQ की तरह, ताकि आपका रिवाइज भी होता चले। फिर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज के है उस पर डिस्कस करेंगे, फिर उस पर बेस्ड MCQs मैं कल लेकर आऊँगी आपके लिए। ओके तो यहाँ बात करते हैं टूरिज्म डे क्यों मनाते हैं। टूरिज्म की जो फील्ड है, मीन्स पर्यटन की जो फील्ड है उसको बढ़ावा देने के लिए। आपको पता है कंट्री बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है किसके ऊपर, टूरिज्म में। अगर किसी कंट्री में बाहर के लोग आ रहे हैं घूमने, है ना, बाहर के लोग घूमने आ रहे हैं, एक मतलब ये भी बहुत सारी कंट्रीज़ है, वो आ रहे हैं यहाँ पे घूमने के लिए, यहाँ घूमने आ रहे हैं तो क्या यहाँ अगर पैसे खर्च करेंगे, यहाँ पैसे खर्च करेंगे बहुत सारी, तो लोगों की मान लो जो कैब्स चला रहे हैं, कार बसेस टैक्सियाँ चला रहे हैं, उनके रोज़गार होगा। साथ साथ वो जिस होटल में रुक रहे हैं उन लोगों को अर्निंग होगी, जहाँ जहाँ खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, तो फोटोग्राफर्स, है ना। तो ऐसे हर एक चीज़, बहुत सारी चीज़ डिपेंड करती है टूरिज़्म पे। तो इसलिए इसको बढ़ावा देना, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये मनाया जाता है आपका 27 सितंबर से। आपका आंसर बनेगा 27 सितंबर को मनाया गया था। नेक्स्ट ओके हरकीरत सिंह सोखी, जो हरकीरत सिंह सोखी है हैज़ पास्ड अवे, ही इज़, ये किससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। हरकीरत सिंह आपको बताना है ये इनमें से किससे बिलोंग करते हैं। आपका आंसर बनेगा ये हॉकी के एम्पायर थे। सिर्फ एम्पायर लिखने से काम नहीं चलेगा, ये हॉकी के एम्पायर थे, ये चीज़ ध्यान रखना। किसके एम्पायर थे, हॉकी के। ओके आगे चलते हैं। द 52nd मीटिंग ऑफ GST काउंसिल विल बी हेल्ड इन विच सिटी, ठीक है। 52वां जो है GST परिषद का 52वीं बैठक किस शहर में होगी, कौन से शहर में ये बैठक रहेगी, कौन सी 52nd। अगर GST की बात करूं तो GST क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। ओके 1 जुलाई 2017 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था, और इसलिए अपन 1 जुलाई को, ठीक है, इसलिए अपन 1 जुलाई को GST डे भी मनाते हैं। ओके GST डे जो है वो क्या बात है अपना 1 जुलाई को। ओके और 1 जुलाई को और कौन कौन से डेज आते हैं, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई को बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, जैसे कि अगर बात करूँ तो SBI डे। ओके ये भी 1 जुलाई को ही इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। ओके बात करूँ तो चार्टर्ड अकाउंट डे आता है, ये भी आता है 1 जुलाई को। और बात करूँ तो डॉक्टर्स डे आता है। ओके डॉक्टर्स डे भी कब आता है, 1 जुलाई को। तो ऐसे डेज से अगर कुछ याद आ रहा है तो वो भी कंटिन्यू करते जाओ। अब बात है GST काउंसिल, ये कहाँ पे होगी, ये इवेंट भी आपकी कहाँ रहेगी, न्यू दिल्ली में। ओके नेक्स्ट अब आ जाते हैं आज की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़, ठीक है। कल के हमने MCQs डिस्कस कर लिए, अब अपन आते हैं जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आज के हैं। कौन सबसे पहले देखो क्या है, अमेजन है और एंट्रोपिक है ना, अमेजन और एंट्रोपिक। बात करते हैं अमेजन टू इन्वेस्ट कितना, 4 बिलियन इन AI, ठीक है। AI स्टार्टअप्स में एक AI स्टार्टअप है कौन सी, एंट्रोपिक, उसमें 4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, 4 बिलियन दे रहा है। अब देखो अभी जो पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, किस पे फोकस्ड है, AI पे। अब हम डिजिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है, पर हमें डिजिटल कैसा चाहिए, सिर्फ डिजिटल नहीं चाहिए, अब हमें AI चाहिए, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए हर एक चीज़ में। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करो तो क्या होता है, आप एक काम करो, फ़ोन है, आप अपने फ्रेंड से बात करो। आपको मान लो आपको जूते लेने हैं, ईयरफोन्स लेने हैं, कुछ भी एक्सेसरीज गैजेट्स कोई भी कुछ भी लेनी है, आप उसके बारे में अपने फ्रेंड से बात करो। कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आपको फ़ोन पे सर्च करना है, सिर्फ बात करो उससे, 1-2 आधे घंटे आप आराम से बात करो। ऐसे जूते चाहिए मुझे, एडिडास के जूते चाहिए, एडिडास के पसंद है, या मुझे रिबॉक के चाहिए। आप अपनी कंपनी डिफाइन करो, कलर बताओ, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे 3-4 हफ्ते दिन तक आपको सिर्फ और सिर्फ जूतों की ऐड दिखेगी। ओके शूज़ की एड्स दिखेगी आपको 3-4 दिन तक। ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके ये तो हो गया हानिकारक बातें, क्योंकि हम मोबाइल फ़ोन हमारी बातें सुन रहा है ना, ये तो गलत तरीका है। वैसे ही इसके अच्छे यूजेस भी हैं, जैसे कि अगर मुझे कुछ काम है, ओके, अब मैं कंप्यूटर में पहले सर्च करती थी, अगर मैं कुछ टाइम पहले अगर मैं सर्च करती थी कोई भी चीज़, ठीक है, जैसे कि मान लो रेसिपी सर्च किया मैंने
हाउ टू मेक पनीर, ओके, हाउ टू मेक पनीर, पनीर की रेसिपी आ गई। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना इंटेलिजेंट है कि ये सिर्फ हाउ टू मेक पनीर नहीं बताएगा, ये क्या बता देगा, पनीर और कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, पनीर के फ़ायदे क्या हैं, पनीर की और क्या क्या रेसिपीज़ मैं बना सकती हूँ और किन किन चीज़ों से मैं पनीर बना सकती हूँ। अगर ये चीज़ें नहीं है, ठीक है, पहले क्या बस एक वो रिजल्ट आ रहा था, अब क्या क्या रिजल्ट आएगी, दुनिया भर की रिजल्ट आएगी जो भी उससे रिलेटेड होगा। ये अपना दिमाग लगाएगा कि मुझे क्या चीज़ें चाहिए, है ना। जैसे मुझे अगर जूते चाहिए तो मैंने जूते सर्च किए तो वो मुझे दुनिया भर के जूते दिखाएगा और वो जूते दिखाएगा जो मेरे लिए सही है ना। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं जो ई कॉमर्स जाइंट है। ई कॉमर्स यानी ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो ऑनलाइन चीज़ें सेल करती है। अमेजोन ऑनलाइन चीज़ें सेल करती है, हम सबको पता है। अमेजोन पे अभी बिग बिलियन डेज भी आने वाला है, तो बिग बिलियन डेज बहुत बड़ा ऑफर लेकर आता है। तो Amazon.com जो एक बहुत बड़ा जाइंट है, हैज़ अनाउंस्ड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 बिलियन, 4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा किसमें, एंट्रोपिक। एंट्रोपिक क्या है, एक AI स्टार्टअप है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक AI स्टार्टअप है। मेकिंग अ सिग्निफिकेंट मूव इन इट्स प्रेजेंस टू जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी काम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और ज़्यादा काम करने के लिए क्या करेगा, Amazon AI स्टार्टअप जो क्या है एंट्रोपिक, उसके साथ साझेदारी करेगा। अब इससे क्या होगा कि जो हम अगर Amazon पे कुछ चीज़ें सर्च कर रहे हैं, तो जैसे मान लो मैंने गैजेट सर्च किया, पर AI की हेल्प से क्या होगा, अब AI मुझे मेरे अकॉर्डिंग सारे गैजेट्स दिखाएगा। मेरी क्या बैंक बैलेंस है, कितना मैं खर्चा कर सकती हूँ इस चीज़ पे, है ना, या मुझे किस कलर में पसंद है, वो मेरे हिसाब से बताएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे बता रहा है वही चीज़ तुम्हें बताए, तुम्हें तुम्हारे अकॉर्डिंग बताएगा, मुझे मेरे अकॉर्डिंग बताएगा। इसलिए क्या कर रहा है Amazon और ये पार्टनरशिप कर रहे हैं। ओके, यही चीज़ है। Amazon ने AI कंपनी एंथ्रोपिक में 4 बिलियन का निवेश किया है। ओके, कितने का, $4 बिलियन का निवेश किया है। इस सौदे के बाद Amazon माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ओपन AI की फेहरिस्त में शामिल हो जाएगा। अब बताऊं, बात करते हैं अपन किन की, माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल का, ओपन AI। ओपन AI ने ही ये जो इतना बड़ा AI का जो रिवॉल्यूशन आया है ना, बहुत बड़ा, ये कौन लेकर आया है, ओपन AI, ठीक है। ओपन AI इसने क्या किया, चैट GPT लॉन्च किया। इसने चैट GPT लॉन्च किया और इसके बाद से ही तहलका आ गया पूरा इस बाज़ार में, क्योंकि ये जो चैट GPT है अब इसने वो सारे काम कर दिए, ठीक है। आपको सिंगर की ज़रूरत नहीं है। मैंने गाना गाया, कोई भी फटी हुई आवाज़ में भी मैंने अगर कोई गाना गाया और उसमें ऑटो ट्यून में ऐसे सेट कर दिया कि इस आवाज़ को ना अलका याग्निक की आवाज़ में चेंज कर दो, ओके, लता मंगेशकर की आवाज़ में ट्यून कर दो, गाना पूरा अपने आप लता मंगेशकर की आवाज़ में वो गा देगी। समझ में आया, ये चीज़ें होती है चैट GPT। चैट GPT ये कुछ भी कर रहा है, ठीक है। दुनिया में आपको अगर कुछ भी काम करना है, आप उसको बोल दो ये करके दे दो, वो करके दे देगा। इतना काम आसान कर दिया है ना। तो इसके लिए पहले गूगल ने भी कितने 400 मिलियन, गूगल की बात करूँ तो गूगल ने 400 मिलियन का निवेश किया है ओपन AI के साथ, ठीक है। ओपन AI के जैसा ही खुद का भी लेकर आया एक प्लेटफॉर्म, 400 मिलियन का निवेश किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ऐसे ही सारी कंपनीज फिलहाल इसी काम में कर रही है। तो अभी किसने हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एंट्रोपिक के साथ किया है किसने, Amazon ने। Amazon क्या है, एक बहुत बड़ा जाइंट कंपनी है। ओके, आगे चलते हैं। आरोग्य मंथन, ओके, अभी अभी एक स्लाइड में भी देखा हमने। आरोग्य मंथन सेलिब्रेटिंग कितना, 5 years ऑफ आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य। 5 साल किसके हो गए, जन आरोग्य के, और 2 साल किसके हो गए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के, ठीक है, डिजिटल मिशन के 2 साल हो गए। तो इसी की एनिवर्सरी मना रहा है, और मनाने को हम क्या कह रहे हैं, आरोग्य मंथन। ओके, डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगर मैं बात करूँ, जब भी ऐसे आए ना मिनिस्ट्री, उसी टाइम, ठीक है, वो मिनिस्ट्री किसके पास है, ये आप रिवाइज कर लो, वो मिनिस्ट्री किसके पास है, और वो स्टेट्स ऑफ मिनिस्ट्री के स्टेट मिनिस्टर उसकी कौन है। तो अगर मैं बताऊँ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है, मनसुख एल मांडविया, ओके, मनसुख एल मांडविया, ये हमारे मिनिस्टर और कैबिनेट जो मिनिस्टर है वो है। आप मुझे इसका स्टेट बताओगे, ओके, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो स्टेट मिनिस्टर है वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। PM जन आरोग्य ने कितने साल पूरे कर लिए हैं। अगर इसकी बात करो PM जन आरोग्य की, तो ये दुनिया की, विश्व की
सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है पूरे वर्ल्ड की, सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में जो लोग जुड़े हैं ना वो इसके थ्रू जुड़े हैं। वैसे ही जनधन जो खाता है ना, जनधन योजना, इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा लोगों ने किसी बैंक अकाउंट बनाया है ना, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है किसका, इसका। ओके, आगे बात करते हैं। ये लॉन्च कब हुआ था? फरवरी 2018 को लॉन्च हुआ था। कौन सा? जन आरोग्य योजना। ओके, प्रति परिवार इसमें क्या होता है, 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हर एक फैमिली को 5 लाख की बीमा मिलती है। ओके, इंश्योरेंस 5 लाख का इंश्योरेंस होता है। अब बात करते हैं आगे। द 5th एनिवर्सरी ऑफ द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड द 2nd एनिवर्सरी। 5th किसकी है? पीएम जय की, और 2nd किसकी है? डिजिटल मिशन की, प्रधानमंत्री डिजिटल मिशन की। ओके, बात कर ली हमने। अगर बात करूं तो जो पीएम जय है ये कब है? 23 सितंबर को इसने अपने 5 साल पूरे किए। वही 27 सितंबर को पीएम डिजिटल मिशन, ओके, इसने अपने 2 साल पूरे कर लिया। ओके, अब आगे चलते हैं। आयुष्मान भारत की जो हेल्थ सक्सेस, ये क्या सक्सेसफुल रहा है, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब ये भी बताया मैंने, कब हुआ था? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को जय याद करना, जन आरोग्य योजना। ओके, जन आरोग्य योजना 23 सितंबर को लॉन्च किया गया था। कब? 2018 में। ओके, आगे बात ये सेम 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी। AVPM जय को बहुत ज़बरदस्त सफलता मिली है ना, तभी तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बीमा कराने वाली किसी स्कीम के अंदर बीमा हुई है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, तो इस स्कीम के अंडर। ओके, इसके साथ क्या है? 5.5 करोड़ फ्री हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है। मीन्स जो लोग भी, जिन फैमिलीज़ ने भी इसके अंदर से इसके अंडर में अपनी बीमा करवाई है, ठीक है, तो उसमें लगभग इतने करोड़ तक लोगों का बीमा कराया गया है। मीन्स इतने फैसिलिटीज़ मिली है। द स्कीम हैज़ प्रोवाइडेड फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, फ्री में जो हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं वो मिली है विथ अ टोटल वैल्यू ऑफ 69,000 करोड़, ठीक है, 59,000 करोड़ की फ्री में सर्विस मिली है। किनको? जो भी इस स्कीम के अंदर में जिन्होंने अपना बीमा करवाया है। ओके, अभी बात करी हमने 59,000 करोड़ का बीमा, मीन्स हॉस्पिटलाइजेशन जो खर्चे हैं वो सब फ्री में हुआ है। ओके, आयुष्मान भारत की बात करें और सक्सेस स्टोरी में आगे बात करें, इट इज़ नॉट ओनली एंश्योर्ड गुड हेल्थ फॉर मिलियंस। ये सिर्फ अच्छी हेल्थ की बात नहीं करता है। मीन्स हम सिर्फ आपके अच्छे हेल्थ का नहीं सोच रहे हैं। अनप्रिविलेज फैमिलीज, वो भी फैमिलीज जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है, मीन्स जो अपने खर्चे नहीं उठा सकती। ऐसे भी होते हैं ना, एक तो होते जो मैं कुछ इंस्टॉलमेंट दे रही हूँ, मैं मेरे खर्चे उठा सकती हूँ, कुछ है जो अपने खर्चे नहीं उठा सकते, जो अपनी चीज़ों, अपने हेल्थ पे फोकस नहीं कर सकते। वो क्या चाहेंगे कि मैं दवाइयों पे खर्च करूँ या फिर है ना अपना पेट भरूँ, तो ऑब्वियस है वो अपना पेट भरेंगे, है ना, दवाई की जगह, या फिर कुछ अच्छे, देखो एक है अच्छा फ्रूट्स वगैरह खाऊँ, ये खाऊँ, है ना, और एक बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए। तो जो 2 वक्त की रोटी मिल जाए ना, वो है अंडर प्रिविलेज्ड वाले। ओके, यही बात करते हैं। इसने न केवल लाखों वंचित परिवार, ठीक है, के लिए अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित किया है, बल्कि उन्हें विनाशकारी स्वास्थ्य देखभाल खर्चा से भी बचाया है। आपको पता है हॉस्पिटल में जाते क्या लंबे लंबे बिल आते हैं, कभी प्राइवेट हॉस्पिटल से जाकर देखना, ठीक है, ये लंबे लंबे बिल आ जाएंगे। आप जा रहे हो आपके कि मुझे जुकाम हुआ है, और आपको पता चलेगा जुकाम की आप 5,000 रुपये देकर आ रहे हो। ओके, पता नहीं कौन सा टेस्ट करा देंगे आपके 5,000, 10,000, 15,000, ये तो फिर भी मैं बहुत कम बता रही हूँ, लाखों में भी बिल आते हैं। 25 लाख, अगर ये तो छोटी बीमारी मैंने जुकाम का बताया 10-15,000 का आ जाएगा, बड़ी बड़ी 25 लाख 30 लाख से ऊपर जाता है ना, तो इन सारी चीज़ों से बचाया है। ओके, नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एक्सटेंडेड AFSPA, एफ्सा, ठीक है, इन नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं बात करूँ एफ्सा की, तो ये क्या होता है, ठीक है, पहले डिस्कस करते हैं। ये क्या है? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। एक इसमें क्या हुआ था कि आर्म्ड जो फोर्सेस है उनको एक स्पेशल पावर दिए थे, उनको एक कुछ पावर्स दिया गया था, जिस पावर के अंदर वो क्या करते हैं, ये चीज़ें तब लागू होती है, ठीक है, जो आपकी ये एफ्सा है ये तब लागू होती है जब, है ना, ऐसे मान लो ये कंट्री है, ठीक है, ये दूसरी कंट्री है, जब एक कंट्री की
ए कंट्री की बी कंट्री के साथ लड़ाई हो रही है, मान लो हमारी इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, तब बीच में जो काम करेंगे वो क्या होंगे, मिलिट्री काम करेगी, दोनों साइड की मिलिट्रीज काम करेगी। पर क्या होता है जब स्टेट के अंदर ही, ठीक है, मीन्स कंट्री के अंदर ही अलग अलग स्टेट है ना, मान लो ये कोई स्टेट है, इसके अंदर अब इस स्टेट के लोग ही आपस में लड़ रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहा है, या फिर है ना मारकाट चल रही है, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। डिस्प्यूट्स कहाँ चल रहा है, कंट्री के अंदर, कंट्री की किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में। वही किसकी बात हो रही है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। अभी कुछ टाइम पहले आपने बहुत सारा सुना होगा मणिपुर का, है ना, मणिपुर जो राइट्स चल रही थी, है ना। तो वैसे ही तो ऐसे अलग अलग स्टेट में जब स्टेट के अंदर ही लोग आपस में सिविल वॉर करते हैं, आपस में ही लोग है ना लड़ने लगते हैं, तब स्पेशल आर्म फोर्स को लगाया जाता है, ठीक है। उनको स्पेशल पावर दी जाती है। उन पावर के अंदर क्या होता है कि बिना किसी ऊपर से ऑर्डर आए ही मैं किसी को, मतलब जो आर्म फोर्सेस है वो अरेस्ट कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से वहाँ रूल्स लगा सकते हैं। पहले ये चीज़ कहाँ थी, जम्मू एंड कश्मीर में भी थी। कश्मीर में भी एसवा का रूल था, मीन्स एसवा लागू किया हुआ था, फिर हटाया गया। चलो बात करते हैं अपन इसके बारे में। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अगेन होम अफेयर्स आई है। होम अफेयर्स किसके पास है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा क्वेश्चन है। होम अफेयर मिनिस्टर कौन है हमारे, मोदी जी की बेस्ट फ्रेंड। मोदी जी की बेस्ट फ्रेंड कौन है, अमित शाह। ओके, अमित शाह आपकी होम अफेयर्स। इसके भी स्टेट मिनिस्टर कौन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, ऐसे क्या होगा, आप बताओगे ना, आपका रिवाइज होगा, आपका ही फायदा है। चलो आगे चलते हैं। तो स्पेशल पावर एक्ट इन सर्टेन रीजन्स इन, हाँ, नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश के कुछ, ऐसा नहीं पूरे नागालैंड में लगाया, नहीं, जहाँ पे ये डिस्प्यूट्स चल रहा है जिस पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ पे लगाया गया है। कब से लागू होगा, 1 अक्टूबर तक। एडिशनल 6 मंथ कमिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से आगे 6 महीने तक के लिए लगाया गया है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 1 अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक के लिए ये लगाया गया है। ओके, अब बात करते हैं अपन, अभी मैं क्या करती हूँ, एफवा है क्या, ये चीज़ है क्या। तो इसमें अभी मैंने आपको बताया था ये क्या है, एक स्पेशल पावर दे देती है। ओके, द आर्म्ड फोर्सेस एक्ट 1958 पूछा जा सकता है, क्यों, क्योंकि अभी अभी ये चीज़ न्यूज़ में है ना, एज अभी न्यूज़ में है। तो इससे कौन से एक्ट के अंतर्गत आया था, तो एक्ट 1958 जो आर्म्ड फोर्सेस का एक्ट है उसके अंदर है। तो एक्ट आप ईयर याद कर लेना। ग्रैंड एक्सटेंसिव पावर, कुछ पर्टिकुलर पावर्स मिल जाती है सिक्योरिटी फोर्सेस जो डिप्लॉयड इन डिस्टर्ब्ड एरिया, जो वो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे वो चीज़ें खराब हो रही है, जहाँ पे लोगों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, आपस में ही लोगों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, उनके लिए होता है, ठीक है। उस एरिया में स्पेशल पावर दिया जाता है। और वो पावर कैसे होते हैं, क्या कर दी जा सकती है, अरेस्ट कर सकते हैं किसी को भी। ओके, जो भी हुड़दंग मचा रहा है, जो भी है ना फालतू की चीज़ें फैला रहा है इधर उधर, उसको जाके अरेस्ट कर सकते हैं। कंडक्ट सर्चेस विदाउट अ वारंट, हमें पता है, मान लो कहीं से जानकारी मिली है कि है ना इन लोगों ने या पर्टिकुलर कुछ इंसान हैं, इन्होंने ये दंगे फैलाए हैं, ठीक है, मेन जो चिंगारी लगाने वाली काम की है। तो उन लोगों को ऐसा नहीं कि मैं अब ऊपर से वेट करूँ, ऊपर से कोई ऑर्डर आएगा कि हाँ वारंट निकल गया, वारंट आया, पर्ची आई, अब सर्च करने जाऊँगी, ऐसा नहीं है। जैसे ही मुझे कभी डाउट ही हो रहा है, ओके, मान लो मैं आर्म्ड फोर्सेस में हूँ, तो मुझे डाउट हुआ और मैं बिना किसी और ऊपर से ऑर्डर के वारंट पे, मतलब किसी को अरेस्ट कर सकती हूँ, सर्च के लिए निकल सकती हूँ। ओके, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड लीगल एक्शन विदाउट रिक्वायरिंग द सेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ये किसी से भी एक्शन की जरूरत नहीं होती, हम पहले ही हमारे हिसाब से काम कर सकते हैं। ओके, सशस्त्र बल विशेषाधिकारी अधिनियम, ये क्या है, ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है। कब आया था, 1958 में। ओके, 1958 में आया था। इसके अंदर क्या होता है, सेना और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बल, जो अर्धसैनिक बल होते हैं, बलों को छापेमारी कर सकती है, अभी हमने बात किया, रेड मार सकती है, अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व सूचना की गिरफ्तारी कर सकती है, गिरफ्तारी वारंट के भी काम कर सकती है। आगे ओके, ये देखो नॉन बासमती राइस बहुत ज़्यादा न्यूज में है, क्यों, क्योंकि अभी हमारे कंट्री में पता है मानसून बहुत बिल्कुल सही नहीं चला था, खास करके उन एरिया में। अगर बात करूँ कि जहाँ राइस का प्रोडक्शन होता है, राइस का प्रोडक्शन का होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बिहार में होता है ना, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, केरल और इस साइड। तो ऐसा होता है कि है ना, कभी कभी बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती है कि
आपको पता है चावल के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो चावल की खेती होती है ना, तो ये जो लगाए हैं, मान लो ये चावल के खेत हैं, ओके, तो इसमें ये आधी फसल पानी में डूबी हुई होती है, ओके, आधी फसल पूरी पानी में डूबी हुई होती है, ऐसा चाहिए होता है। पर क्या बारिश, ये आधी फसल ही डूबी हुई चाहिए, पूरी डूब जाएगी तो फसल ही गल जाएगी, है ना, फसल खराब हो जाएगी। तो या तो कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, या तो कुछ एरियाज़ में बारिश आई ही नहीं, जिसकी वजह से इस बार जो बारिश है ना, बारिश नहीं, इस बार चावल खेती, धान की खेती बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई। तो इसकी वजह से हमारे खुद की कंट्री में धान की उपज कम हुई। तो आपको पता है इंडिया में कितने लोग रहते हैं, है ना, लगभग 150 करोड़ की तक तो पहुंच ही गया होगा, 140 करोड़, ओके। तो इतने लोग रहते हैं, तो इनकी खाना पूर्ति करनी है, इनके खाने के लिए। तो इंडिया ने क्या डिसाइड किया था कि राइस का हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम बासमती जो राइस है इसका दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि अगर दूसरी कंट्रीज़ में करेंगे तो हमारे खुद की इन्फ्लेशन आ जाएगा, खुद का खाने का है नहीं, दूसरी कंट्रीज़ में देकर क्या करेंगे, जो खुद का भी तो खाने का बचाना है। तो इंडिया ने क्या करा था, स्टॉक बचा के रखा था, उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया अलाउज एक्सपोर्ट ऑफ 75,000 टन। इंडिया ने अब क्या डिसाइड किया है, पहले तो हमने होल्ड करके रख लिया था, क्यों, क्योंकि हमें ज़रूरत थी, हमारे पास चीज़ें कम पड़ रही थी, है ना, इस बार अच्छी खेती नहीं हुई तो चाहिए, खाने के लिए तो चाहिए ही। तो अब 75,000 टन नॉन बासमती राइस जो है, कौन सी, वाइट राइस जो है, किसको देगी, यूएई को, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देने का इसने डिसाइड किया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली मेड अ सिग्निफिकेंट डिसीजन ऑफ परमिट एक्सपोर्ट ऑफ 75,000 टन ऑफ नॉन बासमती राइस टू यूएई, ठीक है, यूएई को सफ़ेद चावल एक्सपोर्ट करेगी, ओके। अब ये क्यों करेगी, देखो क्या होता है, इंडिया ना हमेशा से बहुत अच्छी कंट्री रही है। सबसे पहली बात, इसने कभी किसी कंट्री पे खुद चला के अटैक नहीं किया है ना। दूसरी, ये हमेशा से हेल्प करना जानती है, इसको पता है कि जब भी कोई कंट्री नीड में होगी तो हम उसकी हेल्प करेंगे। हम अब देखो हमारे पास चावल है, तो इंडिया ने क्या डिसाइड किया, हम हमारा चावल थोड़ा स्मार्टली यूज़ करेंगे और एक काम करते हैं, जैसे यूएई के लोग भूखे रह जाएंगे, ठीक है, उनको चावल की फ़िलहाल बहुत ज़रूरत है, उनके पास चावल ख़त्म हो गए, तो उनको चावल पहुँचाना ज़रूरी है। तो थोड़ा स्मार्टली है कि हम थोड़ा, यानी 75,000 जो टन है वो हम उनको एक्सपोर्ट कर देंगे, हमारे पास भी तो है ही है, स्मार्टली यूज़ कर लेंगे। तो इंडिया हमेशा हेल्प करता रहता है, इंडिया इसी पॉलिसी पे काम करता है। अब कुछ बातें करते हैं, इंडिया जो अलग अलग कंट्रीज़ को वीट और राइस एक्सपोर्ट करता है उसमें बात करते हैं, ठीक है। तो नेपाल को लगभग 30,000, ओके, 300,000 टन ऑफ वीट देता है। वहीं 14,184 किसको, भूटान को। अगर नॉन बासमती राइस की बात करूँ तो 79,000 भूटान को दे रहा है, 14,000 मॉरिशस को दे रहा है, सिंगापुर को कितना, लगभग 50,000 टन दे रहा है, ओके। तो ये सब चीज़ें डील चलती रहती है कि हम ऐसा डील करेंगे, हमारी खेती कैसी भी हो, हम थोड़ा खाना आसपास भी देंगे, क्योंकि आसपास वाली जो रिलेशन है, जो हमारी, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, तो इसको जो ये आसपास जो भी कंट्रीज़ है ना, इसके साथ रिलेशंस अच्छे बनाने बहुत ज़रूरी है। हमेशा नेबरिंग के साथ अच्छे रहोगे, पाकिस्तान के साथ, तो हम क्या कह सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं। अब देखो अभी पेंडेमिक, ओके, एक और पेंडेमिक आ गया है, कौन सा है, डिजीज़ एक्स। कोविड-19 से अभी उभरे ही नहीं हम, कोविड-19, है ना, कोविड-19 से अभी ढंग से उभरे ही नहीं है, अभी तो ख़त्म हुआ, मान लो 2022 में, 2022 मान लो 2022 में ही ख़त्म हुआ है। 19 आया था, 2019 में आया, 2022 में हम उससे वो ख़त्म हुआ। अब हम थोड़ा रेगुलर हुए, चीज़ें नॉर्मल होना स्टार्ट हुई है। अभी एक नया डिजीज़ आ गया है, जो डिजीज़ एक्स है, और क्या कहा जा रहा है, जो बड़े बड़े हेल्थ अथॉरिटीज़ है, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में बैठे हैं, वो क्या कह रहे हैं, पेंडेमिक रेफर टू एज, इसके पास क्या है, पोटेंशियल कोविड-19 से भी ज़्यादा है, ओके, ये कोविड-19 से भी ज़्यादा तबाही फैलाएगा, ऐसा उनका कहना है। क्या है, डिजीज़ एल्स। द नेक्स्ट पेंडेमिक, कौन सा पेंडेमिक आने वाला है, महामारी कौन सी आने वाली है, डिजीज़ एक्स लूम्स एज अ पोटेंशियल ग्लोबल थ्रेट। पूरे विश्व को इससे खतरा है, पूरे विश्व को खतरा होता है तो पेंडेमिक होता है, एक पर्टिकुलर एरिया पे खतरा होता है तो एंडेमिक होता है ना। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश जान लो, ओके। पेंडेमिक यानी पूरा एरिया, एंडेमिक यानी एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर कोई खतरा है तो एंडेमिक है, ओके। हेल्थ एक्सपर्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड आर साउंडिंग द अलार्म अबाउट द पोटेंशियल ग्लोबल पेंडेमिक। ग्लोबल यानी पूरे ग्लोब पे, पूरा ग्लोब यानी पूरा अर्थ, ओके।
पूरे ग्लोब पे पेंडेमिक आएगी। कौन सी? डिजीज एक्स। यूके, यूएस, ठीक है, सहित कई देशों के नए वेरिएंट की को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अलर्ट जारी किया है। उन्होंने पहले ही बता दिया है कि ऐसा डिजीज आने वाला है, पेंडेमिक आने वाला है, विच कुड सरपास द लेसिटी ऑफ कोविड-19। वो इतना ज़्यादा तबाही लाएगा, वो कोविड-19 से जो तबाही हुई थी ना, उससे भी पार कर जाएगा। क्या है? लगभग 50 मिलियन, ठीक है, 50 मिलियन लाइफ से इफेक्ट होगी। बात करूँ कोविड-19 की तो लगभग 20 मिलियन थी, 30 मिलियन उससे ज़्यादा है ना, उससे बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल रेडी रहो, सही से रहो, ऐसी चीज़ें ना आए, हम यही होप कर सकते हैं, वरना फिर घर में बंद बैठे रहेंगे, थालियाँ बजाएंगे, दिए जलाएंगे, है ना। आगे बात करते हैं। वर्ल्ड रेबीज़ डे। रेबीज़, सब लोगों ने रेबीज़ का नाम सुना है। क्या होता है? कुत्ता काटता है, 14 इंजेक्शन लगते हैं, है ना। अब तो 3 लगने लग गए, पहले 14 इंजेक्शन लगते थे। तो उसी के बारे में है 2023 डेट थीम सिग्निफिकेंस, इसके बारे में हम बात करेंगे। द वर्ल्ड रेबीज़ डे जो है वो सितंबर 28, ठीक है, 28 सितंबर को मनाया जाता है। 28 सितंबर को मनाया जाता है। क्या? विश्व रेबीज़ दिवस। ओके, कितना क्यूट होता है डॉग, कितने क्यूट होते हैं, पर काट लेते हैं तो उतने ही जानलेवा है। रेबीज़ बहुत जानलेवा है। ओके, एस्टैब्लिश बाय द ग्लोबल एलियंस फॉर रेबीज़ कंट्रोल। ओके, ग्लोबल एलियंस फॉर रेबीज़ कंट्रोल एंड किसका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था। कौन सा जो है ये हमारा रेबीज़ डे है, इन्होंने मिलकर स्टार्ट किया था। क्यों? अवेयरनेस फैलाने के लिए रेबीज़ के, कि रेबीज़ कितना ज़्यादा मीन्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कुत्ते ने काट लिए हैं, इंजेक्शन लगाने बहुत ज़रूरी है। ओके, वरना लाइफ जाएगी। अब ये क्या है? ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल, ये क्या है? इस बार का थीम है। ओके, ये क्या है? एक लेथल जोनोटिक डिजीज़ है, एक बहुत ऐसा डिजीज़ है जिससे बचना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए रेबीज़ अगर डॉग काटे, कुत्ता काट ले, आपको इंजेक्शन लगवा लिया करो। अब तो कम हो गया ना, पहले 14 इंजेक्शन लगते थे, अब 3 में हो जाता है काम। आगे चलते हैं। द इनॉग्रल, सबसे पहले ये इवेंट कहाँ हुआ था? ओके, वर्ल्ड रेबीज़ डे कैंपेन ऑकर्ड इन 2007 में हुआ था। और इसके बाद से कंसर्ट एफर्ट, इसके बाद से हमने चीज़ें इस पे ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया। उद्घाटन विश्व रेबीज़ दिवस अभियान 2007 में हुआ था और वैश्विक स्तर पर रेबीज़ का मुकाबला करने के लिए एक ठोस प्रयास की शुरुआत में चिन्हित किया गया था। ठीक है, 2007 में पहली बार ये इवेंट स्टार्ट किया गया था। उसके बाद फिर अब इसके ऊपर ध्यान देने की बात हो गई कि ये कितना बड़ा मुद्दा है, हमें इस पर ध्यान देना है। नहीं दोगी तो अच्छी बात नहीं है, नुकसान आपका ही है। आगे बात करते हैं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ठीक है, किसके लिए? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। हर एक संगठन होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंसान अपना ध्यान रख लेंगे, हम सबका ध्यान रखना जानते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1924 में। ओके, इसके फाउंडर कौन है? तो इमैनुअल लेकेलेंच, ठीक है, इमैनुअल लेकेलेंचे नाम, इनके नाम, ठीक है, नाम याद कर लेना, नाम ही इम्पोर्टेंट है। नाम से गए तो क्वेश्चन 1 नंबर माइनस कर लो फिर अपने। ओके, वर्ल्ड मैरीटाइम डे, वर्ल्ड एक और डे है, अभी हमने रेबीज़ डे डिस्कस किया, 28 सितंबर को आता है। वैसे ही वर्ल्ड मैरीटाइम डे आता है, वो भी 28 सितंबर को आता है। ठीक है, थीम वर्ल्ड मैरीटाइम डे सेलिब्रेट द लास्ट थर्सडे। कब मनाया जाता है? सितंबर मंथ के आखिरी थर्सडे को, आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, सितंबर जो आखिरी गुरुवार है, कब? विश्व समुद्री दिवस हर साल सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। इस बार कब आया? 28 सितंबर को। इस बार 28 सितंबर को रहा है हमारे आखिरी थर्सडे। बात करूँ तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे, ये क्या है? इन्होंने, इनका इस बार का थीम है, इस बार का मोटो है क्या, कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं, आपको पता है यहाँ पे जो शिप्स जाती है, शिप्स पलट जाती है कभी कभी, है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारा ऑयल होता है, टैंकर होता है, वो यहाँ वाटर पे आ जाता है। ओके, वो यहाँ पानी पे आ जाता है, और पानी पे आ जाता है तो उससे क्या होता है, पानी पे आ जाता है तो ये देखो ऐसे। ओके, पानी पे आ जाता है तो क्या होता है कि अंदर की जो भी वाइल्ड एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, जो पानी के अंदर जो जीव रहती है, मछलियाँ रहती है, तो वो सारी इफेक्ट हो जाती है, वो सांस ले नहीं पाती, क्योंकि आपको पता है तेल की परत इतनी मोटी होती है, तो ऑक्सीजन अंदर तक जा नहीं पाता। तो इनका इस बार का मोटो यही है कि हम इन चीज़ों पे बेसिकली, इन चीज़ों पे हम ध्यान रखेंगे कि ऐसी कोई चीज़ ना हो। ओके, तो होप ये
सेशन आपको अच्छा लगा हो, जो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे हैं इस सेशन के, वो आप कमेंट सेक्शन में उसके आंसर बताएंगे। जैसे हमने क्या पूछा था, होम अफेयर्स, ठीक है, उसके स्टेट के मिनिस्टर कौन है, ऐसे ही बहुत बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, उसका आंसर बताना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहो और एंजॉय करो।